हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने क्लास 10th का फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उभयोत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा बच्चों, दाढ़ी बनाने में हजामती करने में तथा ब्यूटी पार्लर में हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उभयोत्तल दर्पण। तो इसमें याद रखिएगा, हेडलाइट कहे या अग्रदीप, बैकलाइट या सर्च लाइट, सब में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो गया बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्वारक, बी चौड़ाई, सी लंबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दर्पण की लंबाई जो होती है इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए द्वारक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ए प्रधान अक्ष, बी वक्र अक्ष, सी समानांतर अक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यहाँ इसे हम दर्पण कोई बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका ध्रुव, और ये आपका हो गया वक्ता केंद्र। तो ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली हम लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या इसे हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए प्रधान अक्ष। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। ए फोकस, बी फोकस दूरी, सी वक्ता त्रिज्या, डी द्वारक। तो यह आपका हो गया ये वक्ता केंद्र और ये हो गया फोकस। तो वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच में कौन सा बिंदु है आपका ये फोकस, एफ है। एफ से को हम लोग फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए फोकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ए ध्रुव पे, बी फोकस पर, सी अनंत पे, डी फोकस और ध्रुव के। तो याद रखिएगा बच्चों, इस तरह का अगर अब क्वेश्चन रहता है तो उसे याद करना बहुत कठिन होता है। उसके लिए मैंने एक बनाया है, ऊपर में आपको वस्तु को दर्शाया है और नीचे में प्रतिबिंब की नंबरिंग दिया है 1 से 6 तक प्रतिबिंब। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग जब भी आंसर मिलाएंगे तो 1 नंबर का आंसर 1 से मिलाएंगे, 2 नंबर का 2 से, 3 नंबर का 3 से, 4 नंबर का आंसर 4 से और 5 नंबर का आंसर 5 से और 6 नंबर का आंसर 6 से मिलाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का अनंत को हम लोग 1 नंबर से दर्शाए हैं। तो उसका 1 नंबर कहाँ है, फोकस पर। तो हम इस प्रकार बता पाएंगे कि अवतल दर्पण में अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए ध्रुव पे, सी फोकस पे, बी फोकस पे, सी अनंत पे, डी वक्ता केंद्र पर। तो आपका कहाँ वस्तु बोला है वस्तु रखने के लिए, वक्ता केंद्र पर। वक्ता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं और ऊपर में हम बताए वो आपको वस्तु को रखते हैं, नीचे में क्या चीज़ को रखते हैं, प्रतिबिंब को। तो यहाँ से हम नंबरिंग मिलाइए, आपका कितना नंबर है, 3 नंबर, और 3 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना है एकदम। तो ये दोनों सामने हैं, यानी वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए सीधा और छोटा, बी उल्टा और छोटा, सी सीधा और बड़ा, डी उल्टा और बड़ा। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सीधा और छोटा, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। एक यहाँ पर आपका छूट गया कुछ लिखना, तो आप ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं, उल्टा और छोटा, ऑप्शन सी सीधा और बड़ा, डी उल्टा और बड़ा।
तो याद रखिएगा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा होता है। हमेशा नहीं, कभी कभी काल्पनिक भी हो जाता है बच्चों और छोटा भी हो जाता है, लेकिन उसको उस स्थिति में होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा उल्टा और बड़ा, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे आपसे कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, तब हम मेरा आंसर काल्पनिक प्रतिबिंब होता। लेकिन अभी इसका क्वेश्चन आपको क्या बोला है, मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मिलती हुई प्रतीत है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ऑप्शन है आपका सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी निश्चित तौर पर कहना कठिन है, डी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। याद रखिएगा जो भी वस्तु होगा, जो भी दर्पण होगा जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो आपका याद रखिएगा समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसे भी हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा कुछ बात कि प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। अगर वस्तु दर्पण, अगर मान लीजिए यहाँ दर्पण है और दर्पण के 2 मीटर इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब इधर भी दर्पण के पीछे भी 2 मीटर बनेगा। जितना वस्तु का जितना दूरी पर रहता है वो भी बनता है और साथ साथ वस्तु की जितनी समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल में छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल में बड़ा, बराबर तथा छोटा वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बड़ा किस शब्द में, किस में आया है, तो अवतल दर्पण में। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों जिस दर्पण में हमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जहाँ जहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वहाँ हमें वास्तविक प्रतिबिंब। इसके लिए याद रखिएगा समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल में आपका इस अगर ऑप्शन सी पर आइएगा तो समतल में आपका काल्पनिक हो जाएगा, अवतल में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो वास्तविक किस में नहीं बनता है, तो आप एक बार और सुनिए। समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन पूछा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है।
तो आपका यानी वास्तविक नहीं बन सकता, यानी काल्पनिक बनने की बात कर रहा है तो काल्पनिक तो आपका समतल में बन रहा है और कहाँ बन रहा है, आपका अवतल में बन रहा है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल तथा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, आर बराबर 32 सेंटीमीटर, एफ बराबर हम लोग जानते हैं r/2। इस प्रकार आपका 32 बटा कितना हो गया 2, तो आपका आंसर आया 16। याद रखिएगा 32 बटा 2 तो यहाँ। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम बताएं क्या होता है, धनात्मक, तो आपका आंसर हो जाएगा +16। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अब अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ए r बराबर 2f, बी f बराबर r, सी f बराबर 2, डी r बराबर f/2। तो याद रखिएगा संबंध है आपका f बराबर r/2। तो अगर 2 से गुना किया तो 2f बराबर r हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल और डी समतल तथा उत्तल। तो आपका याद रखिएगा समतल में भी सिर्फ काल्पनिक बनता है, अवतल में काल्पनिक तथा वास्तविक बनता है, उत्तल में भी सिर्फ काल्पनिक बनता है। इस प्रकार इसमें केवल काल्पनिक और समतल तथा उत्तल में सिर्फ काल्पनिक। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, समतल तथा उत्तल। अब अगला क्वेश्चन है आपका, वो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, ए वास्तविक और हासित, बी काल्पनिक और हासित, सी वास्तविक और आवर्धित, डी काल्पनिक और आवर्धित। तो हासित का मतलब सोचिएगा छोटा होता है और आवर्धित का मतलब बड़ा। तो याद है उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी, काल्पनिक और हासित, हासित मतलब छोटा। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईंट है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, सी अपारदर्शी पदार्थ, डी कोई नहीं। तो ईंट एक प्रकार को ईंट से कोई प्रकाश आर पार नहीं देख जा सकता है। इस प्रकार ही हो गया आपका अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, टी साधारण कांच में। तो याद रखिएगा संयुग्मी फोकस केवल संभव है अवतल दर्पण में। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2। तो एफ का मान है आपका 20 सेंटीमीटर, 20 बराबर r/2। तो r से क्रॉस गुना हो जाएगा यहाँ आपका त्रिज्या गुना, तो r बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा इसके साथ तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई ना। समतल में आपका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, जबकि उत्तल में आपका वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, जबकि अवतल में बड़ा तथा छोटा दोनों बनता है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु में सदैव मतलब हमेशा सीधा और छोटा बनता है, तो छोटा और सीधा आपका ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में बनेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, बी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, सी ध्रुव तथा फोकस के बीच में, डी कहीं भी बन सकता है। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को
डैश करता है। ऑप्शन ए अवशोषण कर, बी परावर्तित कर, सी अपवर्तित कर, डी परावर्तित या अपवर्तित कर। तो इसके लिए याद रखिएगा, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर टकराने के बाद वापस लौटती है, यानी परावर्तित होती है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एक क्या है। ये तो आपको पहले ही बताया है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ए फोकस, मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, बी वक्ता केंद्र पर, सी वक्ता केंद्र के परे और डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। मैंने एक चित्र बना लिया है जिसमें आपको दिखाया है ऊपर में वस्तु को 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तभी होता है जब वह अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात 6 नंबर। तो 6 नंबर वस्तु का ही क्या है, आपका एक प्रतिबिंब है। तो 6 नंबर यहाँ वस्तु है, तो कहाँ है, फोकस तथा ध्रुव के मध्य है। आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ए उत्तल दर्पण द्वारा, बी समतल दर्पण द्वारा, सी अवतल दर्पण द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में काल्पनिक ही बनता है आपका, और समतल दर्पण में भी काल्पनिक। अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी। डी इनमें से सभी गलत हैं। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा हमेशा छोटा होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हमेशा सीधा। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण निकल जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से निकल जाएगी उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में ही लौटता है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लग रहा है, गलत है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर का क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है, तो जिस सतह से टकराती है उस सतह को क्या कहते हैं। तो हम लोग उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, डी परावैलिक दर्पण का। याद रखिएगा सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण से अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है कहलाता है। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी प्रतिबिंब, डी अभिलंब। इसके लिए मैंने एक चित्र बना लिया है कि आपतित किरण, जो प्रकाश से आती हुई किरण जिस सतह से टकराने के बाद वो परावर्तित होते हैं, इसको परावर्तित किरण। जो इस पर डाला गया लंब ये आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब। और तीनों आपस में जिस बिंदु को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्वेश्चन है आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपतन कोण। अगला क्वेश्चन है आपका कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, बी औंधा होता है, सी तिरछा होता है, डी उल्टा होता है। याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ए 1 से अधिक, बी 1 से ज़्यादा, सी 1 के बराबर, डी 0। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव के, बी वक्ता केंद्र के, सी फोकस के, डी किसी भी नियत बिंदु के।
तो गोलीय दर्पण यानी कोई भी दर्पण होगा, गोलीय दर्पण होगा तो हम लोग कहीं से भी माप करते हैं तो इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहाँ फोकस होता है, यहाँ वक्ता केंद्र होता है, इधर अनंत होता है। तो कोई वस्तु को अगर मापना होता है तो हम लोग हमेशा ध्रुव से नापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव के सापेक्ष नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी एक पतला लेंस। तो याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लेंस रहता है, जो ऐना लगा रहता है, जिसको हम लोग ऐनक कहते हैं, उसको में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। ए एंगल आई बराबर क्रॉस एंगल्स आर, एंगल आई ग्रेटर देन आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। और आपका इस प्रकार आप याद रखिए। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम लोग आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आई बराबर आर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण में बनता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब मैंने कितना बार बताया है। अब अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ए फोकस पर, बी वक्ता केंद्र पर, सी ध्रुव पर, डी अनंत पर। तो याद रखिएगा कि फोकस पर रखे वस्तु का मैंने अभी बनवाया था, अनंत कहते हैं इसको। वक्ता केंद्र, फोकस, ध्रुव 1, 2 नंबर, 3, 4, 5 तथा 6। और इधर से आपका गिनती करने के लिए बोले थे 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु पर अगर फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, तो उसका कहाँ रखना पड़ेगा, अनंत पर। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा डी अनंत पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में बनता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में से बी, ए और बी है आपका अवतल दर्पण से, और सी ए और बी दोनों आपका याद रखिएगा। अब उत्तल दर्पण में तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है और बी आपका छोटा ही बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ए केवल समतल दर्पण में, बी केवल अवतल दर्पण में, सी केवल उत्तल दर्पण में, डी आपका डी होगा यहाँ पर, डी तीनों प्रकार के दर्पण में। तो याद रखिएगा, केवल समतल दर्पण में, समतल दर्पण में हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। बी है अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सी उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो तीनों में आपका काल्पनिक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार आपका आंसर होगा तीनों प्रकार के दर्पण में। अगला क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है। ए सामने, बी पीछे, सी आगे, डी नहीं बनता है। याद रखिएगा, हमको लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा एक यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पूछना चाहिए था आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आपको कितना बार बताएं, आपका अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और आपका अवतल में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। अगर छोटा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, अवतल में छोटा तथा बड़ा दोनों, जबकि आपका समतल में वस्तु के आपका बराबर प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल। अगला क्वेश्चन है कि वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 50 mm, ऑप्शन बी 50 मीटर,
ऑप्शन सी -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर यानी आर का मान आपका कितना हो गया 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। एफ बराबर सूत्र होता है R/2 100/2 यानी कट के आ जाएगा आपका 50। अब 50 आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इतना ही क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन मुझे लगा है एक क्वेश्चन में मैंने गलती किया है, उसे फिर से देखते हैं। नहीं बच्चों सही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।